हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष है और मैं इस वीडियो में विलियम बटलर ईट्स की पोएम टू अ शेड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम पोएम के बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं। विलियम बटलर ईट्स के द्वारा टू अ शेड पोएम 1913 में लिखी गई थी। ईट्स के पोएम के कलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर पोएम्स में 1914 में इसे पब्लिश किया गया। विलियम बटलर ईट्स इतिहास में ग्रेटेस्ट आयरिश राइटर के रूप में जाने जाते हैं। वो पोएट, प्रोज राइटर, थिएटर मैनेजर के साथ ही आयरिश मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस से जुड़े हुए थे। ईट्स ने कभी वायलेंट स्ट्रगल में भाग नहीं लिया, लेकिन कल्चरल नेशनलिज्म, रिवाइवल ऑफ फोक एंड ओरल ट्रेडिशन ऑफ आयरलैंड उनके एरियाज ऑफ एक्टिविटी थे। नाउ कम टू द पोएम। पोएम को समझने के लिए तीन लोगों के बारे में जानना जरूरी है। पहला, चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नल। ये एक रेडिकल प्रोटेस्टेंट लीडर थे जो 19th सेंचुरी के आयरलैंड के सबसे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन थे। उन्होंने आयरिश पार्लियामेंट्री पार्टी की स्थापना की थी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध। उन्होंने कई मूवमेंट्स चलाए और सबसे इंपॉर्टेंट था उनका होम रूल मूवमेंट और लैंड रिफॉर्म एजिटेशन। उस समय आयरलैंड पर ब्रिटेन का शासन था, लेकिन कैथरीन ओशिया के साथ उनके अडल्ट्रस अफेयर बिना शादी के, जबकि कैथरीन अभी भी किसी की वाइफ थी, इसका पता चला। इसके बाद पार्नल की पॉपुलैरिटी गिरने लगी, वो भी अचानक, और 1 साल के अंदर ही कैथरीन के से शादी करने के बाद उनकी डेथ हो गई। इस पोएम में पोएट पार्नल के घोस्ट से ही बात कर रहा है। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ह्यू ग्लेन, जो एक पेंटर, आर्ट कलेक्टर हैं, जो कॉन्टेम्पररी आर्ट की गैलरी आयरलैंड के कैपिटल डबलिन में लगाना चाहते थे, पर मना कर दिए गए। क्वालिफाइड होते हुए भी उन्हें आयरलैंड के नेशनल म्यूजियम का क्यूरेटर नहीं बनने दिया गया। तीसरा मेन कैरेक्टर है विलियम मार्टिन मर्फी, जो ओनर है द आयरिश इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर का, जिसने एजेंडा के तहत पार्नेल और लेन को बदनाम किया, अपमानित किया और जनता को उनके विरुद्ध भड़काया। और आयरलैंड के कैपिटल डबलिन के लोग पोइट के व्यू के अनुसार बहुत दोषी हैं, उनकी सोच बहुत मतलबी है। नाउ लेट्स मूव टू द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा के फर्स्ट 3 लाइन्स हैं: If you have revisited the town, thin shade, whether to look upon your monument, I wonder if the builder has been paid. पार्नल के घोस्ट, अगर तुम शहर में फिर से घूमने आए हो अपने लिए बनाए गए मॉन्यूमेंट यानी स्मारक बिल्डिंग को देखने के लिए, जिसके बनाने वाले बिल्डर को पता नहीं उसके मेहनत का पैसा दिया भी गया है या नहीं। यहाँ पोएट डबलिन टाउन के लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं, कॉन्टेम्प्ट से देख रहे हैं कि लोगों ने पता नहीं अपने इतने महान पॉलिटिकल हीरो के लिए उसकी याद में बनाए गए मॉन्यूमेंट का पैसा भी पे किया है या नहीं। नेक्स्ट लाइन्स हैं: और हैप्पियर थॉटेड व्हेन द डे इज स्पेंट टू ड्रिंक ऑफ दैट सॉल्ट ब्रेथ आउट ऑफ द सी व्हेन ग्रे गर्ल्स फ्लिट अबाउट इंस्टेड ऑफ मेन। जब खुशी खुशी तुम्हारा दिन बीत जाता है समुद्र के नमकीन हवा को पीकर, यानी समुद्र के ऊपर से बहती हुई साफ, स्वच्छ और आनंद देने वाली हवा को सांस बनाकर, जब ग्रे रंग के गर्ल्स को, जो कि एक समुद्री चिड़िया होती है, वो बड़ी तेजी से इधर उधर फुर्ती से उड़ती है, वहां न कि आदमी। एंड द गॉन्ट हाउसेस पुट ऑन मैजेस्टी, लेट दीज कॉन्टेंट यू एंड बी गॉन अगेन, फॉर दे आर एट देयर ओल्ड ट्रिक्स येट। और जहां कमजोर, नीरस, मुरझाए हुए मकान आलिशान और राजसी दिखने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं सबको देखकर, एक्सपीरियंस करके सेटिस्फाइड हो जाओ और अपने ग्रेव में लौट जाओ। यहाँ मत रहो, किसी डबलिन वासी व्यक्ति से को देखने या मिलने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो आज भी अपने पुराने क्राफ्टी, ट्रिकी, मर्सेंटाइल साजिश में व्यस्त हैं। स्टैंजा का समरी हुआ कि हे पार्नल के घोस्ट, अगर तुम डबलिन टाउन विजिट करने आए हो अपना मॉन्यूमेंट देखने, या खुश हो पूरा दिन बिना आदमी के समुद्र के स्वच्छ नमकीन हवा में सांस लेते हुए ग्रे रंग की गर्ल्स बर्ड्स को फुर्ती से इधर उधर मूव करते देखने में,
और नीरस, कमज़ोर मकान जो अभी मैजेस्टिक दिखने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को देखकर लौट जाओ। अपने ग्रेव में लोगों की तरफ मत जाना, क्योंकि वो आज भी वैसे ही धूर्त, मतलबी और तुम्हारे विरुद्ध साजिश करने में लगे हैं। इस स्टैंजा में आप देखेंगे, फर्स्ट लाइन में पोएट पार्नल के घोस्ट को थिन शेड बोलता है, क्योंकि शैडो यानी छाया का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी घोस्ट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। पूरे स्टैंजा में जगह जगह डबलिन के मिडिल क्लास लोगों को, जो पार्नल को भुलाने, अपमानित करने, दुख देने के लिए दोषी माने गए हैं, उनको कॉन्टेम्प्ट से देखने की कोशिश कर रहा है। जैसे व्हेन ग्रे गर्ल्स फ्लिट अबाउट इंस्टीड ऑफ मेन, यहाँ मेन की जगह बर्ड्स के प्रेजेंस को अच्छा माना गया है। मेन फ्लिट करें यानी इधर से उधर मूव करें, फिगरेटिवली अपना मन बदलें, जैसे कि पार्नल को पॉपुलर बनाने वालों ने उसे कितना अपमान दिया, इससे अच्छा व आनंद में बर्ड्स को फुर्ती से इधर उधर मूव करना माना गया है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड स्टैंजा। ये स्टैंजा ह्यूग लेन पर बेस्ड है, जहां पोएट पार्नल के घोस्ट से लेन के बारे में बात कर रहा है। द लाइन्स आर, अ मैन यानी ह्यूग लेन ऑफ योर ओन पैशनेट सर्विंग काइंड हु हैड ब्रॉट मीन्स। जो तुम्हारे ही टाइप का पार्नल पैशनेट था, पूरे फीलिंग्स इमोशंस के साथ सेवा करने वाला था, जो लेके आया था इन हिज फुल हैंड्स व्हाट हैड देन ओनली नोन हैड गिवन देयर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन लॉफ्टियर थॉट। तो ह्यूग लेन के बारे में बोला जा रहा है कि वो अपने हाथों में वो चीज़ लेके आया था जो अगर यहाँ के लोग समझ पाते तो उनके बच्चों के बच्चों को, यानी जनरेशन टू जनरेशन, हाई मोरल्स, थॉट्स, उच्च विचार, संस्कार उन्हें मिलता। स्वीटर इमोशन वर्किंग इन देयर वेन्स लाइक जेंटल ब्लड हैज़ बिन ड्रिवन फ्रॉम द प्लेस। और वो लेन उन्हें देता, जनरेशन टू जनरेशन, वो मीठी भावनाएं जो उनके वेन्स में वैसे बहती जैसे जेंटल ब्लड, यानी वो भावनाएं उन्हें फुल ऑफ लाइफ बनाती जैसे ब्लड बनाती है। लेकिन ह्यूग लेन को जहां हृदय में आइडियल या आदर्श मानना चाहिए था, उसके स्थान से उसको निकाल दिया गया। यहाँ ह्यूग लेन एक फेमस आर्टिस्ट है, पेंटर है, आर्ट कलेक्टर है, जो डबलिन में अपनी और कॉन्टेम्पररी समय की आर्ट की गैलरी लगाना चाहता था, लेकिन उसे मना कर दिया गया। और तो और वो नेशनल म्यूज़ियम जो है डबलिन का, उसका क्यूरेटर भी बनना चाहता था, लेकिन उसे वहाँ भी मना कर दिया गया। तो आर्ट तो हाई थॉट्स, मोरल्स, स्वीट इमोशंस को ही कैरी करता है, पर उस समय के डबलिन एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के लोगों ने ह्यूग लेन को मना कर दिया। तो ह्यूग लेन को मना करना आर्ट को अपमानित करना था, जिससे आयरिश जनरेशन्स को लॉस हुआ। यही पोएट कहना चाहता है। आगे की लाइन्स हैं, and insult heaped upon him for his pains and for his open-handedness disgrace. Your enemy, an old foul mouth, had set the pack upon him. मतलब ह्यूग लेन के दुख कष्ट जो उसने उठाए अपने देश समाज के लिए, उसके बदले उसे अपमान मिला, और जेनरसली खुले हाथों से उसने जो सब कुछ लुटाया, उसे तिरस्कृत किया गया, अपमानित किया गया और कलंकित किया गया। और उसमें मेन रोल था पार्नल, तुम्हारे एक दुश्मन का, जो पुराना सड़ा मुंह था, जिसने लेन को डिफेम किया। यहाँ जो फाउल माउथ है वो एक न्यूज़पेपर द आयरिश इंडिपेंडेंट का ओनर था। नाम था विलियम मार्टिन मर्फी। उसने अपने न्यूज़पेपर और अन्य मीडियम्स से ह्यूग लेन और पार्नल को अपमानित करने की कोशिश की थी, लोगों को भड़काया था, लोगों के मन से उन्हें गिराया था, और तब लोग भेड़ियों की तरह उन दोनों पर टूट पड़े थे। दैट मीन्स कि उनके प्रति उनके विचार बिल्कुल बदल गए थे। जबकि पार्नेल और ह्यू ग्लेन दोनों नेशनल हीरोज थे उस समय के आयरलैंड के। सो नाउ मूव टू द थर्ड स्टैंजा। पहले की 3 लाइन्स हैं, गो अनक्वाइट वांडरर एंड गैदर द ग्लासनेविन कवरलेट अबाउट योर हेड टिल द डस्ट स्टॉप्स योर ईयर। पोएट पार्नेल के घोस्ट कहता है, जाओ परेशान ट्रैवलर और ग्लासनेविन से बेडशीट लेकर अपने शरीर को सर तक ढक लो, वो भी ऐसे
कि धूल से तुम्हारे कान बंद हो जाएं। यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि ग्लासनेविन एक जगह है जहाँ पर पार्नेल का ग्रेव है, तो पोएट उसे अपने ग्रेव के मिट्टी से बने चादर से शरीर ढकने को कह रहा है, और ऐसा करने में धूल तो कान में जाएगी ही और कान बंद हो जाएंगे। पोएट पार्नेल से कान इसलिए बंद करने को कह रहा है क्योंकि डबलिन के लोग आज भी बदले नहीं हैं। वो वैसे ही मतलबी और डिसरिस्पेक्टफुल हैं। इसलिए पोएट को लगता है कि वो पार्नेल को अपमानित करने वाले वर्ड्स बोलेंगे, जो पार्नेल सुनकर और दुखी हो जाएगा। आगे की लाइन्स हैं, द टाइम फॉर यू टू टेस्ट ऑफ दैट सॉल्ट ब्रेथ एंड लिसन एट द कॉर्नर्स हैज नॉट कम. You had enough of sorrow before death. Away, away, you are safer in the tomb. पोएट पार्नेल के घोस्ट से कहता है, तुम्हारा वो समय अभी तक नहीं आया है जब तुम समुद्र की नमकीन हवाओं को महसूस करो और कोनों में खड़े होकर आवाजें सुनो। मृत्यु के पहले तुमने बहुत दुख झेला है, और अब यहाँ से दूर चले जाओ, दूर जाओ, तुम अपने कब्र में ही सुरक्षित हो। ऐसा कहने का रीज़न ये है कि डबलिन के लोगों की सोच, जो अपने नेशनल हीरोज़ की बुराई व उनके विरुद्ध साजिश करने में लगी रहती है, वो सोच बदली नहीं है। तो उनके बीच रहने से कहीं ज़्यादा सुरक्षित पार्नेल अपने ग्रेव में है। अब हम थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। पोएम पार्नेल के घोस्ट को एड्रेस की गई है। तीनों स्टैंजा अनइक्वल लेंथ की हैं। फर्स्ट स्टैंजा 9 लाइन्स की, सेकंड 10 और थर्ड 7 लाइन्स की हैं। फर्स्ट स्टैंजा पार्नेल के बारे में है, सेकंड ह्यू ग्लेन के बारे में, और तीसरा फिर से पार्नेल के बारे में। एलिट्रेशन हमें पोएम में देखने को मिलता है, जैसे ग्रे गर्ल्स एंड सॉल्ट ब्रेथ आउट ऑफ द सी, जिससे पोएट कॉन्क्रीट इमेजरीज दिखा पाता है। मोस्ट ऑफ द पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में है। एजोनेंस भी है। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन में ओ साउंड को देखें, वेदर टू लुक अपॉन योर मॉन्यूमेंट। पोएट ने सिमली भी यूज किया है। ह्यू ग्लेन की प्रशंसा में पोएट कहता है, स्वीटर इमोशन वर्किंग इन देयर वेन्स लाइक जेंटल ब्लड हैज बीन ड्रिवन फ्रॉम द प्लेस। यहाँ स्वीटर इमोशन को जेंटल ब्लड से कंपेयर किया गया है, लाइक के द्वारा। राइम और रिदम पूरे पोएम में इररेगुलर है। फर्स्ट 2 स्टैंजा की एक सेट राइम है, लेकिन थर्ड कंप्लीटली अनइवन है। ये इररेगुलर रिदमिक पैटर्न पोएम को एंग्री, बिटर टेम्परामेंट देता है। पोएम में ईट्स ने कोलिक्वियल कॉन्वर्सेशन की, जो उनकी अपनी स्किल है, जिसे उन्होंने डेवलप किया था। इससे हमें ऐसा लगता है जैसे पोएट सच में पार्नेल के घोस्ट से बात कर रहा है और हम रीडर्स उसे सुन रहे हैं। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो का अंत है। लेकिन ये वीडियो इस इंग्लिश प्लेटफॉर्म का आरंभ है, और मैं आप सबसे बस यही कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल में आपको ऐसे और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको अगर कुछ सुझाव देना हो, आपको कुछ लगे कि मैं किसी और ढंग से और भी अच्छे ढंग से पोएम्स को या प्रोज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ जिससे आपकी और भी हेल्प हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके सुझाव का पूरा ध्यान रखूँगा। थैंक यू।